नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। आपके घर में भी खूब चर्चा हो रही होगी, बच्चे सवाल भी पूछ रहे होंगे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईरान युद्ध की वजह से कोई गंभीर संकट आने वाला है। उन्होंने लोगों से 7 बातें कही है। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए कहा, जिससे लोग सहमे हुए हैं कि क्या पेट्रोल डीजल पर खरीद को लेकर कोई लिमिट लगने वाली है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ये शुरू हो चुका है, जहां महीने में तेल खरीद की सीमा तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम की अपील की, साथ ही कहा कि अगले 1 साल तक सोना ना खरीदे, जिससे देश के सर्राफा बाजार में खलबली मच गई। कई ज्वेलरी कंपनीज के शेयर बुरी तरह से लुढ़क गए, गिर गए। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा टालने के लिए कहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग, यानी भाई विदेश में जाकर कहीं पर शादी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग भी भारत में ही करने को कहा है। नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए, ताकि आप जो ये फर्टिलाइजर्स है वो कम इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल कीजिए। ये तो खैर प्रधानमंत्री पहले भी बोलते रहे, जिसमें वो ये मानते हैं कि आपकी सेहत के लिए कुकिंग ऑयल अगर आपने कम किया तो आपकी सेहत को फायदा होगा। अब इन तमाम बातों के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये किसी बड़े मास्टर प्लान या बड़े संकट का संकेत है। हम बताएंगे आपको, और इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद भी लगभग ध्वस्त हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को ही सिरे से ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब ज्यादा दिन तक खस नहीं पाएगा, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि दुनिया में युद्ध के खतरे को देखते हुए नॉर्थ कोरिया ने नए नियम बनाते हुए कहा कि अगर किम जोंग उनकी हत्या हो जाती है तो वो परमाणु हमला कर देगा। समझ गए आप? ईरान में आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या के बाद जो स्थिति बनी, उसे ही देखते हुए कोरिया ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। आखिर में आपको बताएंगे कि कुशीनगर का कृष्णा मिश्रा कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहा था, कैसे 20 साल का कृष्णा आतंकी बन गया। उसका साथी दानियाल अशरफ मिलकर कैसे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी नेटवर्क से जुड़ गए थे। यूपी एटीएस ने इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और उन्हें पता चला कि सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों ने कृष्णा को एक आतंकी बना दिया। आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को किसी बड़े संकट के लिए तैयार कर रहे हैं। हैदराबाद में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि ईरान युद्ध का भारत पर गंभीर असर हुआ है, और क्योंकि भारत के पास कच्चे तेल के कुएं नहीं हैं, इसीलिए अब पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने देश के लोगों से 7 बड़ी अपीलें की, 7 बड़ी अपील, जिनमें पहली अपील है पेट्रोल डीजल की कम से कम खपत करना, और हो सके तो अपनी गाड़ी बाइक छोड़कर गाड़ी ना चलाएं, बाइक कम करें और मेट्रो पर चलें। कारपूलिंग का इस्तेमाल करें, मतलब आस पड़ोस के लोगों के साथ निकलें, ताकि उन्हें जहां पर जाना है अगर रास्ते में ड्रॉप ऑफ करते हुए आपको ऑफिस पे जाए, कारपूलिंग में एक साथ निकले तो एक ही गाड़ी निकलेगी 4-5 परिवारों के लिए। इस अपील के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है, क्या पेट्रोल डीजल की खरीद पर कोई लिमिट भी लग सकती है, यानी क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप महीने में कितना पेट्रोल खरीद रहे हैं, अपनी बाइक में डलवा रहे हैं या अपनी कार में डलवा पाएंगे, सरकार उसकी एक सीमा निर्धारित कर देगी। और अभी ईरान युद्ध के कारण श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों में ये किया जा रहा है। जी हां, वहां पर ये मॉडल अभी से ही लगा दिया गया है। दूसरी अपील जो उन्होंने की है, दूसरा अपील है वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से ही काम को बढ़ावा दिया जाए ताकि तेल की खपत कम हो सके। आप घर से काम कर सकते हैं, डिजिटली काम कर सकते हैं, तो आपको गाड़ी से निकलना ही नहीं होगा, पेट्रोल की खपत कम होगी। तीसरी अपील है अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें, और इस अपील के बाद पूरे देश में खलबली मच गई। जो कंपनियां रिटेल मार्केट में सोना बेचती हैं, उनके शेयर्स में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आ गई है। पिछले 24 घंटे में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में 9%, तनिष्क के शेयर्स में 6.8%, सेनको के शेयर्स में 8.2%। सोचिए, ये गिरावट है। और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में सोने की खरीद पर रोक भी लगाई जा सकती है, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि सोने की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए या इसको सीमित कर दिया जाए। हालांकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी अपील के अलग अलग
मायने लगाए जा रहे हैं, अलग अलग अंदाजा लोग लगा रहे हैं। चौथी अपील, विदेश यात्राओं को अगले 1 साल के लिए टाल दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग या छुट्टियों के लिए विदेश जाते हैं वो अगले 1 साल तक ऐसा ना करें। इसकी वजह देखिए हम आपको बताएंगे, लेकिन उसकी जगह पीएम क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी जगह भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए, भारत के अंदर ही खर्च होगा, भारत को ही फायदा होगा, यही छुट्टियां बनाकर आप घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें। तो दोनों ही नजरिए से, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो, पीएम कह रहे हैं कि देश के अंदर कीजिए, चाहे वो छुट्टियां मनाने की बात हो, वो कह रहे हैं देश के अंदर। इस अपील से वो लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं जिन्होंने विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बुकिंग पहले से कराई हुई है। पांचवी अपील है, फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता को घटाना और नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, फर्टिलाइजर की खपत को कम करना। अब ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, लेकिन कई राज्यों में किसानों के बीच ये चिंता बढ़ रही है कि कहीं इस बार फर्टिलाइजर्स और खाद की कमी तो नहीं होने वाली है, कहीं उसकी कीमतें बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएंगी। यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन लोग उनकी अपील से ये अंदाजा लगा रहे हैं और इससे किसानों के बीच भी कई लोग जो कह रहे हैं उसकी वजह से डर फैल रहा है। छठी अपील, कुकिंग ऑयल का सोच समझकर कम इस्तेमाल। ये प्रधानमंत्री ने पहले भी मन की बात में कहा है, क्योंकि कुकिंग ऑयल या एडिबल ऑयल के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 60% एडिबल ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, जिस पर लगभग $20 बिलियन खर्च होते हैं। और आखिर अपील ये की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भारत में बने सामान को अपनाएं और मेड इन इंडिया सामानों की मांग बढ़े, जिससे विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम किया जा सके। याद होगा हमने भी ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ शुरू किया था #मेड इन इंडिया, ताकि जितने भी हमारे दुकानदार हैं, जितने भी हमारे उत्पादक हैं, वो सब अपने सामान पर लिखें मेड इन इंडिया और गर्व से लिखें। अब प्रधानमंत्री मोदी की ये 7 अपील, जिन्हें लेकर अभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हर तरफ यही चर्चा है कि इस बार शायद कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। ये कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब इस तरह की अपील करते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई इशारा जरूर छिपा होता है, कुछ संकेत छिपे होते हैं। जैसे 8 नवंबर 2016 आपको याद होगा, जब रात 8 बजे के भाषण में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू किया था। तब इससे 6 महीने पहले मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कैशलेस सोसाइटी बनाने की बात कही थी। वो डिजिटल पेमेंट्स पर जोर दे रहे थे। उस वक्त ये एक इशारा था कि सरकार नोटबंदी की तरफ बढ़ सकती है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी दौरान 18 सितंबर 2016 को जब उरी का हमला हुआ था, तब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस बयान से पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का संकेत दे रहे हैं। इसके बाद जब कोरोना वायरस आया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी और लोगों से यह कहा था कि वो डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में अपने घरों में ताली बजाएं और ताली बजाएं। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ये जनता कर्फ्यू अगले दिन खत्म हो जाएगा, वो अपने काम पर लौट आएंगे, लेकिन हकीकत में ये जनता कर्फ्यू आगे लगने वाले लॉकडाउन का बड़ा संकेत था। और पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब उससे पहले भी लोगों से यह अपील की गई थी कि वो रात को अपने घरों की बिजली बंद कर दें। उस वक्त यह अपील इस बात का संकेत थी कि भारत पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाने जा रहा है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, सोना नहीं खरीदने, विदेशी यात्राओं को 1 साल के लिए टालने की अपील की है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग कयास और अंदाजा लगा रहे हैं। और पूरे देश में लोग एक दूसरे से चर्चा में, फोन पर बातचीत में यही पूछ रहे हैं कि इस बार सरकार क्या करने वाली है। देखिए, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए
हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। जिस दिन ईरान युद्ध शुरू हुआ था, उस दिन हमने आपसे कहा था कि ये युद्ध धीरे धीरे आपके घर, आपकी रसोई, आपके दफ्तर, आपकी जिंदगी के हर कोने तक पहुंचेगा, और अभी यही हो रहा है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर सरकार चाहती है कि लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल की खपत कम से कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, यानी घर से ही वो अपने ऑफिस का काम करें, दूसरे देशों में छुट्टियां मनाने जाए ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। ये वो भंडार होता है जिसमें जमा विदेशी मुद्रा से देश की जरूरत का सभी सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है, खरीदा जाता है। ठीक है, जैसे हम तेल खरीदते हैं, जैसे हम सोना खरीदते हैं, हम अलग अलग देशों से जो सामान इंपोर्ट करते हैं, जो कुछ भी खरीदते हैं अपने देश में जरूरत के लिए, वो इसी पैसे से खरीदते हैं। अगर ये भंडार खाली हो जाए और इसमें दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा ही ना बचे, डॉलर ही ना बचे, तो वो देश अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, और इसके बाद आर्थिक रूप से वो देश बर्बाद होने लगते हैं, बड़ा संकट आ जाता है। भारत के सामने अभी ये समस्या नहीं है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे सामने कोई गहरा संकट नहीं है। लेकिन जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, देश का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, दूसरी जगहों से हम ले रहे हैं जरूरत का सामान, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है, और बढ़ क्या सकता है, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। युद्ध शुरू होने से पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 66,27,000 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन अब ये 65,56,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी युद्ध के दौरान इसमें 71,144 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा है, और ज्यादा इसलिए है क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया है, ऊपर से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिससे भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। अब अगर हमारा रुपया कमजोर होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को नुकसान होगा। मैं एक उदाहरण से भी आपको समझाती हूं। मान लीजिए पहले जब भारत के 90 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर थे, तब हमें भुगतान में 90 रुपए के हिसाब से करना पड़ता था। लेकिन अब जब यही रुपया $1 के मुकाबले 95 रुपया हो गया है, तब अपना इंपोर्ट बिल 95 रुपए के हिसाब से चुकाना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा पैसा निकल रहा है। इससे हमारा खर्च पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। हम कच्चा तेल, गैस, सोना, फर्टिलाइजर्स ज्यादा दामों पर खरीद रहे हैं, और यही कारण है कि सरकार चाहती है कि जब तक हम ज्यादा दामों पर ये चीजें खरीद रहे हैं, तब तक आप इनकी खपत या इनका इस्तेमाल कम से कम कर दें। ये ठीक वैसा ही है जैसे आम घरों में प्याज महंगा होने पर या कोई और दूसरा सामान महंगा होने पर कुछ वक्त के लिए उसकी खपत कम कर दी जाती है, और लोग सोचते हैं कि ज्यादा कीमतों पर वही प्याज या वही सामान खरीदने का कोई फायदा नहीं है, और इससे आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। सरकार भी बस हूबहू यही कर रही है। हम एक एक करके आपको आंकड़े दिखाते हैं, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आप भी ये पूछ रहे होंगे बार बार, सोना खरीदने से क्यों मना कर रहे हैं, सोना क्यों नहीं खरीदने देना चाहते?
देखिए, साल 2024 में भारत ने आज के हिसाब से 13,06,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था। 2025 में 11,60,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था और उस वक्त हमने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के 16 बिलियन डॉलर की बचत कर ली थी। लेकिन इस साल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। कीमतें बढ़ी तो तेल महंगा हुआ और अनुमान है कि इस साल जो है कच्चे तेल के आयात पर हमारा देश 17 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। अब ये पिछले साल के मुकाबले 5,40,000 करोड़ ज्यादा है। यानी सिर्फ इस युद्ध के कारण 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। मार्च, अप्रैल, मई, इस युद्ध के कारण हमें कच्चे तेल पर हर दिन 1,370 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब किसी चीज के आपको 10 से 12 गुना दाम ज्यादा देने पड़े तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे कि मैं बाद में ये चीज ले लूंगा, तब तक कोई और रास्ता इसके लिए निकालता हूं। भारत यही कर रहा है। हम कच्चा तेल खरीदना बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि इसी से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन हम इसकी खपत को घटाकर अपने इंपोर्ट बिल को, भाई जितना हमको भुगतान करना पड़ रहा है उसको ज्यादा बढ़ने से थोड़ा रोक सकते हैं। और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, अब वो समझिए। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे पास कच्चे तेल के कुएं नहीं है। हम अपना 89% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं। हमारी मजबूरी यह है कि या तो हम महंगा कच्चा तेल खरीदते रहें और भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, या हम कुछ वक्त के लिए पेट्रोल डीजल की खपत को कम कर दें और अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल में रखने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे देश में मोटरसाइकिल के मुकाबले गाड़ियां ज्यादा हैं, लेकिन ये जानकारी सही नहीं है। हमारे देश में जो वाहन पेट्रोल पर चलते हैं उनमें 59% बाइक्स हैं या स्कूटर्स हैं, 37% कार्स हैं, टैक्सी 3.5%, 1% 3 व्हीलर है जो पेट्रोल पर चलते हैं। अगर डीजल की बात करें तो 64% ट्रक हमारे देश में डीजल पर चलते हैं, 14% गाड़ियां, 4% बसें, ये सब डीजल पर चलती है। अब सरकार चाहती है कि देश में जो 59% बाइक्स, 37% गाड़ियां पेट्रोल पर चलती हैं, वो तेल को कम से कम यूज करें, कम से कम इस्तेमाल करें। इसके लिए वो वर्क फ्रॉम होम करें, मेट्रो कार पूलिंग करके दफ्तर जाएं। कई लोग हैं जो डिजिटल में ही काम कर रहे हैं, उनका 80% काम डिजिटल ही होता है, लेकिन बावजूद इसके वो दफ्तरों में आते हैं। क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि उनके लिए दफ्तर की तरफ से ही ये प्रावधान किया जाए कि उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मिल जाए? अगर ऐसा होता है तो हर महीने जो बाइक औसतन 20 से 25 लीटर तेल इस्तेमाल करती है, वो अपने 5 से 7 लीटर तेल की खपत को तो कम कर ही सकती है। जबकि एक गाड़ी में हर महीने औसतन 70 से 80 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, वहां भी 15 से 20 लीटर कम किया जा सकता है। भारत में कुल 31 करोड़ बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, गाड़ियां हैं। अगर हर वाहन औसतन 5 लीटर तेल भी बचाता है तो इससे 155 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इससे भारत अपने 9,500 करोड़ रुपए बचा सकता है? और ये कोई छोटी रकम नहीं है। आज जब एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल हो चुकी है, हर दिन भारत की तेल कंपनियों को 1600, 1700, सोचिए आप, 1600 से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तब प्रधानमंत्री मोदी की अपील देश को बड़े संकट से बचा सकती है। तेल के बाद भारत की दूसरी बड़ी चुनौती है सोना, यानी गोल्ड। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें, और यह अपील अभी कई लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है वो समझ नहीं पा रहे। भारत एक ऐसा देश है जहां सोने के बिना शादियां हो, त्योहार हो, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली और दीपावली से लेकर शादियां, शादियां से लेकर हर चीज शुभ, यानी सोना और सोना का इस्तेमाल और सोने की खरीद। भारत में 50% सोना और सोने के गहने सिर्फ शादियों के लिए खरीदे जाते हैं। इसके बाद धनतेरस, दिवाली, अक्षय तृतीया, नवरात्रि के मौके पर सोने की खूब खरीद होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो निवेश के लिए या बुरे वक्त के लिए सोना खरीद कर अपने घरों में रखते हैं। सोचते हैं इधर उधर की चीज क्या खरीदना, इसका सोना खरीद लो, सोना है ना घर में पड़ा रहेगा, कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कोई सीजन ऐसा नहीं है जब सोने की डिमांड
हाई ना हो। आप जब जाएंगे तब सोने के खरीदार आपको बाजार में मिलेंगे। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग 1 साल तक सोना ना खरीदे तो इससे कई लोग चिंता में आ गए। लेकिन आज हम इन लोगों को कुछ आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं। भारत अपनी जरूरत का 99% से भी ज्यादा सोना दूसरे देशों से ही आयात करता है। हमारे देश में हर साल 700 से 800 टन सोने की मांग होती है, जिसमें से हम अपनी खदानों से सिर्फ 1 या 2 टन सोना निकाल पाते हैं। यानी हमारा जितना सोना है, यहां सोना निकलता ही नहीं है, ये सारा का सारा आता है दूसरे देशों से। जैसे स्विट्जरलैंड से 40%, यूएई से 16% सोना, दक्षिण अफ्रीका से भारत अपनी जरूरत का 10% सोना लेता है। तो यह है पूरा हिसाब किताब, 40, 50, 66। अब जैसे 80% कच्चा तेल पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में बिकता है, ठीक वैसे ही 70% सोना भी डॉलर में ही बिकता है। मतलब आप सोना खरीदेंगे, सोना और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब हम सोना बाहर से खरीदेंगे तो उसके लिए हम डॉलर में भुगतान करेंगे। एक बार फिर हमारा फॉरेक्स, जो फॉरेन रिजर्व पैसा है हमारा, विदेशी मुद्रा भंडार, वो कम होने लगता है। अब चुनौती है कि पहले से हम कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं और ऊपर से सोना खरीदने से हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा है। अब सरकार चाहती है कि लोग सोना ना खरीदें ताकि उसी सोने को दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें नहीं खरीदना पड़े, और वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा पाए। जैसे हमको सोना ज्यादा खरीदना पड़ता है, हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर देते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर होता है, और जैसे वो घटता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। तो अभी जब शुरुआती ही थोड़ी सी फिसलन है, उसी वक्त अगर देश ने एकजुट होकर काम कर लिया तो हम किसी बड़े संकट को टाल सकते हैं। यह अपील इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि सोने को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी अब भी अपने चरम पर है। 2024-25 में भारत के लोगों ने $58 बिलियन का सोना खरीदा, लेकिन अगले साल हमने $72 बिलियन का सोना खरीदा। यानी सिर्फ 1 साल में हमने $14 बिलियन का सोना ज्यादा खरीदा, और अब भी जब युद्ध चल रहा है तब सोने की डिमांड कम नहीं हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 में भारत के लोगों ने $49 बिलियन की गोल्ड ज्वेलरी खरीदी थी, और यह पैसा इतना है कि पाकिस्तान के 9 रक्षा बजट इसमें समा सकते हैं। 9 रक्षा बजट, इतना तो हम सोना खरीद लेते हैं। दुनिया के जो 10 देश सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं, उनमें चाइना के बाद दूसरे नंबर पर कौन? हम, भारत है। 2025 में चाइना ने 591 टन सोना खरीदा था, भारत ने 462 टन सोना खरीदा, जबकि तीसरे नंबर पर अमेरिका ने 109 टन सोना खरीदा। तो तीनों का डिफरेंस भी देखिए। अब जिस वक्त हालात सामान्य थे तब तो सोने का इंपोर्ट बिल भारत सह पा रहा था, लेकिन अब जब कच्चे तेल की खरीद से दबाव बढ़ रहा है, देश में सोने की लगातार बिक्री बढ़ रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा है कि 1 साल तक लोग सोना ना खरीदें ताकि हम विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकें, हमको डॉलर में ज्यादा पे करके सोना, तेल ये सब ना खरीदना पड़े। ये कहना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत में अब सिर्फ सोना खरीदा नहीं जा रहा, बल्कि सोने के बॉन्ड्स, सोने के शेयर्स में लोग खूब पैसा लगा रहे हैं। मतलब फिजिकल गोल्ड नहीं, शेयर्स में भी लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस साल भारत के लोगों ने 66 टन सोने के गहने खरीदे, लेकिन इसी दौरान भारत के ही लोगों ने 82 टन सोने में अपना पैसा निवेश कर दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के लोगों की सोने की खरीदारी रुक ही नहीं रही है, और इस वजह से सरकार के डॉलर खूब खर्च हो रहे हैं, और खर्च इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 99% से ज्यादा सोना दूसरे देशों से खरीदना होता है। भारत में इतना सोना भी तब खरीदा जा रहा है जब पहले से भारत के घरों में 34,600 टन सोना रखा है। सोचिए, पहले से ही। और ये 600 टन सोना ऐसा वैसा नहीं, ये 360 लाख करोड़ रुपए का होता है जो घरों में पड़ा हुआ है। 360 लाख टन करोड़। सोचिए, जितना सोना हमारे घरों में रखा है उतना सोना दुनिया के 10 बड़े देशों के गोल्ड रिजर्व में भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लोग और सोना और गहने खरीद कर अपने घरों में रखना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अभी जब तक युद्ध से बने हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक लोग सोना ना ही खरीदें। हमारे देश में 6 लाख कारोबारी हैं,
ऐसे कारोबारी जिनकी सोने की दुकान है 6 लाख और जो सोने से जुड़ा व्यापार करते हैं, ये कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर क्या कह रहे हैं, आप वो सुनिए। इस त्योहार हो, शादी ब्याह हो, हमें सोने की जरूरत पड़ती है और जो कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये फैसला प्रधानमंत्री की अपील कितनी मुश्किल बढ़ाएगा? देखिए, करोड़ों लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक रोजगार का संकट एक साल के लिए तो खड़ा होता ही है और साथ में इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा है। मेरे पास महाराष्ट्र से, बंगाल से कई बंगाली कारीगरों के फोन आए कि भाई ये मोदी जी जो बोल रहे हैं हम कैसे करेंगे। जब से सोना 1,93,000 रुपये और चांदी 4,20,000 रुपये बिकी है और ताबड़तोड़ खरीदारी इन्वेस्टरों ने की है, तभी से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में मंदा है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री जी के बयान से उनके फ्लोर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कुछ संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो इंडस्ट्री ये कैसे सरवाइव करेगी, इस पे हम लोग सब चिंतित हैं। अपील के पीछे मंशा दरअसल ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार बचे, लेकिन 1 साल तक 1 साल का बैकअप कारोबारियों के पास है? नहीं है, कोई बैकअप नहीं है अभी हमारे पास। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आप लोगों के मन में जब ये आपने सुना होगा तो सबसे पहले क्या हुआ कि आगे क्या करेंगे? जैसे एक घर का कोई मुखिया होता है, ऐसे ही देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस व्यापार के लिए एकदम ये फैसला या ये हालांकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कह रहे हैं कि सरकार 12 साल बाद भी अपनी जिम्मेदारी जनता पर डालकर गलत कर रही है और राहुल गांधी को पूरा हक है कि वो सरकार को घेरे। लेकिन आज हम कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और इन्हें दिखाने का मकसद यही है कि आप ये समझ पाएं कि संकट की घड़ी में सोने को लेकर कांग्रेस की सरकारों में क्या क्या हुआ है। साल 1962 में भारत चीन युद्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यह वादा किया था कि अगर भारत के लोग अपना पैसा, अपना सोना और गर्म कपड़े सेना के लिए दान करेंगे तो भारत चाइना के खिलाफ यह युद्ध जीत जाएगा। और आप देख सकते हैं कि उस वक्त एक विज्ञापन सरकार ने प्रसारित करवाया था जिसके आखिर में महिलाओं के मंगलसूत्र और दूसरे गहनों से विक्ट्री और विजय लिखा गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने भी अपना मंगलसूत्र और दूसरे गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान में दे दिए थे और ये बात नवंबर 1962 की है, जिसकी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हमने आपके लिए निकाली हैं। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कुल 336 ग्राम सोना, जिसमें उनका मंगलसूत्र भी था, उसे सरकार को युद्ध लड़ने के लिए दान में दिया। इंदिरा गांधी की इन तस्वीरों को देखने के बाद देश की महिलाओं में अपने गहने और मंगलसूत्र सरकार को दान में देने की बाढ़ आ गई थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस समय महिलाएं सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रों पर जाकर अपने हाथों से कंगन, गले से मंगलसूत्र और दूसरे गहने उतारकर दान दे देती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी यही कहती थी कि वो इस सोने और पैसे से चाइना की सेना को हरा देगी और ये बात सुनकर लोग और दान देने के लिए प्रोत्साहित होते थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि नेशनल डिफेंस फंड बनने के सिर्फ कुछ दिनों में 28 नवंबर 1962 तक सरकार को 8 करोड़ रुपए कैश और 252 किलोग्राम सोना और सोने के सिक्के दान में लोगों से मिल चुके थे। और ये सोचिए कब की बात है, 1962 की बात। तब इस पैसे की कीमत समझिए और ये उस समय के लिए बहुत बड़ा दान था। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उसी साल 1962 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव कराने पर 7 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि युद्ध के दौरान ही भारत के लोगों ने सिर्फ कुछ दिनों में 8 करोड़ रुपए दान देकर सरकार को दे दिए थे और 252 किलोग्राम सोना सरकार को दान में मिला था। वो आज के हिसाब से लगभग 185 करोड़ रुपए का होगा। नेहरू सरकार ने लोगों से कहा था कि अगर देश के लोग सेना की मदद के लिए आगे आएंगे तो भारत चाइना से युद्ध जीत जाएगा, लेकिन हकीकत में भारत ये युद्ध हार गया था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं बताया कि आखिर ये जो पूरा पैसा और सोना उस वक्त इकट्ठा हुआ था उसका किस जगह पर कहां से इस्तेमाल किया गया। उस समय कई बार ये मांग उठी कि नेहरू सरकार को नेशनल डिफेंस फंड में मिले दान का हिसाब देश को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की किसी भी सरकार ने इसके बारे में जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद 1965-1971 के भी युद्ध में
सरकार ने लोगों से कैश सोने में दान लिया। संकट की घड़ी में सरकारें ऐसा करती थी, लेकिन आज जब इसी तरह के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ये कहा है कि लोग सोना ना खरीदें, तो विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और इस पर खूब राजनीति हो रही है। साल 1990-91 में जब गल्फ वॉर हुआ था और इसी तरह कच्चे तेल, नेचुरल गैस की आपूर्ति लगभग ठप हो गई थी, तब हमारे पास कच्चे तेल का बिल्कुल भंडार नहीं था। भंडार तो छोड़िए, सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर को दूसरे देशों में जाकर खरीद सके। उस वक्त स्थिति से निपटने के लिए भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। ये पिछले गल्फ वॉर की बात हम बता रहे हैं। इनमें से करीब 47 टन सोना हवाई जहाज से बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा गया था, जबकि 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखा गया था। इन सोने को गिरवी रखकर भारत को जो पैसा मिला, उससे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया। इसके अलावा तब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी काफी बढ़ गई थी। 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपए 84 पैसे से 15 रुपए 71 पैसे के करीब हो गया था। आप सोचिए। इसी तरह 1 लीटर डीजल 4 रुपए 8 पैसे से बढ़कर 6 रुपए 11 पैसे। रसोई गैस सिलेंडर 57 रुपए 60 पैसे से 82 रुपए 75 पैसे हो गया था। आज हमारे देश में विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इन आंकड़ों के बारे में हमने सोचा आपको जानकारी दे दें। और अब मैं आपको दिखाने जाती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की 7 में से 4 अपील पर भी अगर अमल हो गया तो भारत के कैसे पैसे बचेंगे। 11 लाख करोड़ रुपया पैसा हमारा बच सकता है। और ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर भारत के नजरिए से आप इसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर भारत के लोग एक साल में जो मूवमेंट करते हैं, आइए दिखाते हैं। ये तो हमने आपको दिखा दी मार्च में उस वक्त की पेट्रोल डीजल की कीमतें। किसी वजह से वो ग्राफिक्स इस वक्त आ नहीं रहा है तो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर भारत के लोग एक साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं, एक साल, तो विदेशी मुद्रा भंडार में 115 बिलियन डॉलर बचाए जा सकते हैं। इनमें अगर लोग एक साल तक सोना नहीं खरीदते तो सोचिए हमारे 72 बिलियन डॉलर यानी 6,86,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कच्चे तेल में 25% कटौती हो जाती है, 3,20,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कुकिंग ऑयल में भी 25% की कटौती होती है तो 45,753 करोड़ रुपए बचेंगे। खाद के आयात में 25% की कटौती होती है तो 42,894 करोड़ रुपए बचेंगे। भारत कुल मिलाकर 10,94,000 करोड़ रुपए बचा पाएगा। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन होगा। खासकर जो लोग विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं या जो किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इस कटौती के लिए वो कितने तैयार हैं। 2024 में भारत के 3 करोड़ 8 लाख लोग विदेशों में गए, जिनमें 42.52% लोगों का मकसद था विदेशों में छुट्टियां मनाना। यानी लगभग आधे लोग तो विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं और जानते हैं ये वहां खर्च कितना करते हैं। 2024 में विदेश जाने वाले भारतीयों ने 41.34 बिलियन डॉलर यानी 3,93,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इनमें भी विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग भारत के लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और इसीलिए सवाल यह है कि अब क्या ये लोग इस लग्जरी को छोड़ेंगे। दूसरा, फर्टिलाइजर यानी खाद भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत में फर्टिलाइजर की मांग सोने की मांग से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2025 में फर्टिलाइजर का आयात पिछले साल के मुकाबले 77% बढ़ गया था, जबकि फर्टिलाइजर में सरकार को सब्सिडी का बहुत बड़ा भुगतान करना होता है। अकेले इस साल में सरकार फर्टिलाइजर पर 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने वाली है। और अब जब युद्ध के कारण फर्टिलाइजर की कीमतें 90% तक बढ़ चुकी हैं, तब तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ने वाला है, जिसके कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है। और ये अपील जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश पॉलिटिक्स, इस पर पॉलिटिक्स और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं?
इसके लिए आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। तमिलनाडु में इस बार थलपति विजय की सरकार बनी, उनके शपथ ग्रहण की पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है थलपति विजय की पार्टी ने चुनाव में महिलाओं से सबसे बड़ा वादा क्या किया था? माना जा रहा है कि उन्होंने बहुत प्रचार भी नहीं किया, लेकिन एक वादा ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनको जबरदस्त प्रचंड जीत मिली। 107 विधायक पहली बार चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर वो उन सभी महिलाओं को 8 ग्राम सोना देंगे जिनके परिवारों की सालाना आय 5 लाख से कम होगी। 8 ग्राम सोने की इस वक्त कीमत जानते हैं कितनी है? 1,12,000। और तमिलनाडु में हर साल 4 लाख से ज्यादा तो शादियां होती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब सोना नहीं मिलेगा तो तमिलनाडु में यह मुद्दा भी राजनीतिक रूप ले सकता है और वहां इस पर मुख्यमंत्री थलपति विजय का केंद्र सरकार से सीधा टकराव हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच अब भी गतिरोध बना है और अब तो ईरान एक खतरनाक चीज कर रहा है। सभी स्टोरेज टैंक फुल होने के बाद ईरान ने अपना कच्चा तेल समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये क्या स्थिति बन रही है पूरे विश्व के लिए, कैसा संकट आ रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण अब तक ईरान के 58 ऑयल टैंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं कर पाए और इसी वजह से ईरान अब हर दिन 2,800 करोड़ का 30 लाख बैरल कच्चा तेल समुद्र में बहा रहा है। पर्यावरण को तो खैर जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह पर है, पर सोचिए कि ये क्या इस वक्त त्रासदी का रूप ले रहा है। ईरान के पास 3,500 तेल के कुएं हैं जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता और अगर फिर भी ईरान इन्हें बंद करता है तो इनमें पानी भर जाएगा और ये हमेशा के लिए ठप हो जाएंगे। और यही वजह है कि ईरान ने अब समुद्र में अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे कच्चे तेल की आवाजाही आने वाले वक्त में और मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 1 साल तक स्थितियां विपरीत रहेंगी, लेकिन अभी जो हो रहा है उससे हालात 4 से 5 साल के लिए खराब हो सकते हैं। उत्तर कोरिया के संविधान में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नॉर्थ कोरिया की संसद यानी सुप्रीम पीपल्स असेंबली के सत्र में संविधान और न्यूक्लियर पॉलिसी लॉ में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के मुताबिक अगर दुश्मन के हमले में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम को नुकसान पहुंचता है या फिर सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या हमले के कारण किम जोंग उन आदेश देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया अपने दुश्मन देश पर परमाणु हमला कर देगा। नॉर्थ कोरिया के संविधान में यह संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जिस तरह सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी का खात्मा किया, उससे किम जोंग उन चिंतित हो गए और वो चाहते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो तो उनका देश परमाणु हमला करने में संकोच न करे। किम जोंग उन के इस फैसले की तुलना सोवियत संघ के पुराने डेड हैंड सिस्टम से की जा रही है। सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के दौरान पेरीमीटर नाम का एक सिस्टम बनाया था जिसे पश्चिमी दुनिया डेड हैंड कहती थी। इसका मकसद था कि अगर दुश्मन सोवियत नेतृत्व को मार दे, उसके कमांड सेंटर्स को नष्ट कर दे, परमाणु आदेश देने वाला सिस्टम खत्म हो जाए, तब सोवियत संघ बिना किसी आदेश के सीधा परमाणु हमला कर दे। यानी दुश्मन ये कभी ना सोचे कि शीर्ष नेताओं को खत्म करके न्यूक्लियर जवाब रोका जा सकता है। और अब नॉर्थ कोरिया का नया कानून भी लगभग इसी सोच पर आधारित माना जा रहा है और ये अमेरिका के खिलाफ तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कहते हैं कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जब शाम ढलने लगती है तो साए भी साथ छोड़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज यही मंजर नजर आ रहा है। कल तक जो ममता बनर्जी दिल्ली फतह करने का ख्वाब देख रही थी, आज उनकी अपनी ही बिसात के मोहरे बगावत पर उतारू हैं। हार क्या मिली, अपनों की नीयत, साथियों की वफादारी सब बदल गई है। ममता बनर्जी को समझ आ रहा होगा कि कैसे बुरा वक्त लोगों की पहचान करा देता है। जो लोग कल तक ममता बनर्जी के गुण गाते थे, आज वो भेद खोलने पर उतारू हैं। पार्टी में खास ही लोग जानते हैं ऐसे भेद, वो सबको बता रहे हैं। वो नेता जो कल तक दीदी की एक आवाज पर सड़कों पर उतर जाते थे, आज वो पार्टी की कार्यशैली पर और पार्टी के राज दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब टीएमसी के भीतर एक बड़ी दरार पैदा हो चुकी है। ये लोग वही हैं जिन्होंने सालों तक सत्ता का लाभ उठाया, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजों ने हार का मुंह दिखाया, सुर बदल गए हैं। कोई कह रहा है नेतृत्व में कमी, कोई पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा रहा है। ये राजनीति का वो कड़वा सच है जहां पावर के जाते ही पैशन खत्म हो जाता है। सिर्फ घर के भीतर ही नहीं, घर के बाहर भी ममता बनर्जी आज अकेली खड़ी हैं। बीजेपी के विरोध में विपक्षी एकता का जो ताना बाना बुना गया था, वो अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है।
कांग्रेस वामदल ने ममता का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। सीपीएम ने साफ कहा कि वो ऐसी किसी भी पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे जो अपराध और वसूली में लिप्त हो, भ्रष्ट हो। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा कि ममता बनर्जी ने एक साथ आने का निमंत्रण दिया है। ये वही साथी हैं जो कभी फोटो सेशन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज टीएमसी की हार के बाद दूरी बनाने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। सत्ता का स्वाद चख चुके तमाम नेता विपक्ष में बैठने का धैर्य नहीं रखते। यही वजह है कि ममता बनर्जी के कई खास सिपह सालार अब सुरक्षित ठिकानों की तलाश में साइड से निकल रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उसके तमाम नेता कार्यकर्ता टीएमसी में चले गए थे। दर्जन भर विधायक सांसद बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम चुके थे और अब यह मामला बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा में आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में रिजू दत्ता ने उन्हें धमकी दी और कहा कि वो कहीं भी चले जाएं, उन्हें खोज निकालेंगे। अब वही रिजू दत्ता अजय पाल शर्मा से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। टीएमसी पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि 4 तारीख से पहले ये टीएमसी के सेनापति थे। सुनिए। साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। मैंने अपने लॉयर से भी बात किया और उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे सलाह दिया था और मेरे लॉयर ने भी मेरे को जो सलाह दिया था, उस सलाह के तौर पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई वक्त बदलता है, बोली बदल जाती है। हमारी अगली खबर उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते। इस वक्त पाकिस्तान के आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी अब केवल भारतीय मुस्लिम युवाओं को नहीं बल्कि हिंदू युवाओं को भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कृष्णा मिश्रा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने गोरखपुर में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एटीएस ने 20 साल के कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया है। एटीएस को अपनी जांच में पता चला कि कृष्णा के संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से थे। शहजाद भट्टी गैंग को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रॉक्सी माना जाता है। ये गैंग पिछले काफी समय से सोशल मीडिया के जरिए कृष्णा और उसके साथी दानियाल अशरफ से जुड़ा हुआ था। भट्टी गैंग सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों लड़कों के जरिए भारत में बड़े हमले की योजना बना रहा था और यूपी पुलिस के ही मुताबिक इस वक्त आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी गैंगस्टर के लिए दोनों काम कर रहे थे। यूपी पुलिस के मुताबिक भट्टी गैंग ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इनसे संपर्क किया और दोनों की प्रोफाइल के आधार पर इन्हें चुन लिया गया। दरअसल कृष्णा और अशरफ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, पैसों की जरूरत थी। प्रोफाइल के आधार पर भट्टी गैंग ने यह भी देखा कि ये दोनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। भट्टी गैंग ने इनसे यह भी कहा कि अगर ये उसकी बात मानेंगे तो भारत में हीरो की तरह उनको देखा जाएगा। यूपी एटीएस को जांच में पता चला कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत में अपना एक स्लीपर सेल बनाने में जुटे हैं। भट्टी गैंग कृष्णा और अशरफ के जरिए यूपी ही की कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एटीएस ने जिस शहजाद भट्टी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया वो शहजाद भट्टी दुबई से अपना गैंग चलाता है। शहजाद भट्टी का नाम सबसे पहले 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सामने आया। आरोप है कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जिशान अख्तर को उसने भारत से फरार होने में मदद की थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने भारत में पहले हमले करने की जिम्मेदारी इसी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को दी। इसलिए यह पाकिस्तानी गैंगस्टर भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत करता है, कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को टारगेट करता है। वो सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक की चाहत रखते हैं, ऐसे लोगों को निकालता है,
आर्थिक रूप से कमजोर हो उनको लालच देता है और लालच देकर 20 से 30 वर्ष तक के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बना रहा है। आईएसआई के प्रॉक्सी भट्टी गैंग को रोकने के लिए भारतीय एजेंसियों ने उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रतिबंधित किया है। इसके बावजूद हर दिन नए अकाउंट्स बन रहे हैं, उसके जरिए भारतीय युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। आप भी सतर्क रहिए। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपना शपथ ग्रहण स्टाइलिश और फिल्मी अंदाज में लिया। यह अलग बात है कि राज्यपाल ने उन्हें टोका और पारंपरिक तरीके से शपथ लेने की अपील की। विजय ने शपथ ग्रहण के पारंपरिक शब्दों के अलावा बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया था, जो फिल्म के डायलॉग जैसा लग रहा था। उनकी शपथ ग्रहण का स्टाइल भी फिल्मी एक्टिंग की तरह ही था। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे मन से मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं, बल्कि वन टेक में कोई सीन खत्म कर रहे हैं। शपथ ग्रहण को देखने के लिए चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। शपथ ग्रहण के दौरान विजय ने उनकी तालियों और शोर को भी इसमें शामिल कर लिया था। यह तरीका शपथ ग्रहण की सामान्य परंपरा से बहुत अलग था, इसीलिए बहुत से लोगों को खटकने लग गया। सी जोसेफ विजय एनुम नान பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जो आपके मानसिक स्तर तक ना पहुंच सके उसे अपनी प्रतिक्रिया देकर सम्मानित ना करें। नमस्कार।